साजिश किसकी है? ये सरकार ने मतलब कम से कम 5,000 करोड़ अपने इलेक्शन कैंपेन में खर्चा करके ये सरकार बनी है। अगर एस्टिमेट लगाया जाता है तो 5,000 करोड़ की बात आती है। अगर आपने देखा कि पहले 121 दिन की सरकार में पहले 3 महीने में उन्होंने 240 इस तरह के प्रोजेक्ट्स पास कर दिए जो पूर्वी सरकार ने रोक के रखे थे, एनवायरमेंटल रीजंस, ज़मीन के कारण, जंगल के कारण। हमारे महाराष्ट्र में गोंडा इलाका है जहाँ पे गोंडा मतलब चंद्रपुर इलाका है जहाँ पे गोंडा आदिवासी रहते हैं चंद्रपुर में। वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन हाल में नई सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र की अडानी को दी गई। तो इस तरह का काम अभी हो रहा है ज़मीन, और वो वर्जिन फॉरेस्ट है, मतलब शायद भारत का लास्ट वर्जिन फॉरेस्ट है वहाँ पे, और ये ज़मीन दी गई है। और मुंद्रा में उन्होंने वो ज़मीन लेकर उन्होंने क्या किया है, मुंद्रा के किसान जानता है, तो मुंद्रा के कोस्ट लाइन के पास रहता है वहाँ का छोटा किसान गुजरात में, वो जानता है कि अडानी ने मुंद्रा पोर्ट को लेकर क्या किया। तो सवाल इतने गहरे हो गए हैं और इतने बड़े मतलब पावरफुल लॉबीज़ बन गए हैं, तो क्या सवाल उठाने में खतरा नहीं है लोगों को? सवाल सही, तो इसीलिए तो वो सवाल नहीं चाहते हैं। और मध्यम वर्गीय तो खुश हैं क्योंकि उनको लगता है चैन है दिल्ली में, रोज़ रोज़ टीवी में कुछ नहीं निकल रहा है। मगर मैं उल्टा ये सोचती हूँ, वो निकलता था तो हम तो कम से कम मालूम होता था कि वो क्या रहा है। सब आराम से नींद निकाल रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि वो वर्जिन फॉरेस्ट कट रहा है। और मैं कहती हूँ ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है तो क्या नहीं है कि ज़मीन आप ऐसे मुफ्त दे रहे हैं, आप उनको $1 बिलियन दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पैसा नरेगा चलाने में आना चाहिए था, हमारे सारे जो गरीब लोग हैं उनकी मुक्ति के लिए और उनके पेट को पालने के लिए आना चाहिए था। ये पैसे आप दे रहे हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम से आपने उनको जो कहा वो सही था, मगर आप फिर ना बने क्रोनी कैपिटलिज्म, आप खुद उसको चला रहे हैं। तो फिर किस ज़बान से आपने उनको कहा? और यदि आप सभी यही कह रहे हैं तो फिर भारत में गरीब लोगों के लिए और जो वंचित लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या किस किस्म का भारत हम चाहते हैं। तो यही डिविजिवनेस वो ला रहे हैं और कहते हैं हमें कि हम डिवाइड कर रहे हैं इंडिया को। वो डिवाइड कर रहे हैं क्या? आप जहाँ फटते हुए धरती को देखते हुए कहते हैं नहीं नहीं धरती एक ही है, आप एक कहने से आप एक करा रहे हैं, जबकि फटाने में आप काम कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं भाई धरती फट रही है, बचो। तो जो कहता है बचो उसको तो कहते हैं तुम खतरनाक लोग हो, और जो वास्तविकता से दूर होके कह रहा है कि नहीं नहीं सब सही है ताकि सब उस खड्डे में गिर के मर जाए, उनको हम कहते हैं वो आप देवता लोग हो और अच्छी अच्छी चीज़ें कह रहे हो और अच्छे दिन ले आओगे। ये तो बुरे दिन की बात करते हैं। अरे दोस्त, अरे बुरे दिन हैं तो बुरे दिन की तो बुरा कहना ही पड़ेगा ताकि अच्छे दिन आए। ये नहीं कि अच्छे दिन कह के आप बुरे दिन को नज़रअंदाज कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता। गाँव में तो शुरू हो गया है। मेरा दोस्त चुन्नी सिंह कहता है, जो बिल्कुल उसके गरीब किसान है, मगर मेरे साथ वो मनीला भी गया हुआ है, वो बहुत बुद्धिमता है, उसके दूसरी क्लास पढ़ा हुआ है। वो मुझे हमें सबको सुना रहा था, एक भाषण दे रहा था कि भाई आप ये बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वो बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर में इतने पैसे खर्च होंगे और कौन बैठेगा हम में से उसमें? बड़े व्यापारी, बड़े रईस लोग, कलेक्टर साहब और कर्मचारी और नेतागण सब बैठेंगे और मध्यम वर्गीय लोग भी बैठेंगे। उनको कहाँ मौका मिलने वाला है? कहता है इस पे इतना पैसा खर्च करते हो तो आपको कहीं सोच नहीं है, नरेगा में पैसा खर्च नहीं है, आपको इतना जलन क्यों हो रहा है कि हम पल जाएंगे? कामगार कानून के ऊपर भी हमला हो रहा है, राजस्थान से शुरू हुआ। वैसे आप देश के मजदूरों को देखें तो 93% हम तो गैर संगठित मजदूर हैं जो नरेगा और ऐसे काम में कवर होते हैं। 7% ऑर्गेनाइज्ड मजदूर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके ट्रेड यूनियन राइट्स वगैरह हैं और वो सब कर सकते हैं। अब ये दोनों हमला है। आप देखिए लेबर लॉज में करते हैं तो अब यूनियनाइज्ड लेबर को अटैक कर रहे हैं या आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अटैक कर रहे हैं। दोनों अटैक करके लेबर को बिल्कुल चुप कर देना और बिल्कुल गुलाम के रूप में करने के लिए ये पूरा साजिश है। गुलाम नहीं कहेंगे और वो 1-2 पहलू हटा देंगे कि भाई उनके आप बंधवा मजदूर जैसे कि वो रहता था और वो को जा ही नहीं सकता था, मगर ऐसे परिस्थिति क्रिएट करेंगे जैसे हमारे पुराने मालिक क्रिएट करते थे कि आपको लोन दे देंगे, आप लोन चुका नहीं पाएंगे, उसकी ब्याज नहीं चुका पाएंगे तो चुकाते चुकाते उसी के साथ रहेंगे। अब हमारा बॉन्डेड लेबर एक्ट तो यही कहता है कि ये रिश्ता ही बॉन्डेज है। अब शायद उसको भी बदलेंगे, पता नहीं, मगर वो यही कहता है।
तो इसलिए उस रिश्ते को पनपाने के लिए कि वो अभी उससे और भी खतरनाक चीज़ें हैं कि जो कंपनियां इन्वेस्ट करेगी वो, आज मैंने सुना है, पढ़ी नहीं हूँ, कि एकदम 3 महीने या 6 महीने के अंदर वो कंपनी नहीं चले तो इन्वेस्टमेंट को लेके वो देश को छोड़ के जा सकते हैं, और जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी जो बंटवारा करना था, जो 3 साल यहाँ रहना था, वो सब भी बदल रहे हैं। ताकि ये किसके लिए सरकार चल रही है? सवाल तो बहुत ही बुनियादी है। हमारे लिए चल रही है कि विदेशी पूंजी के लिए चल रही है? हमारे देश के पूंजीपति लोग जो भी विदेशी पूंजी में शामिल हो गए हैं उनके लिए चल रहा है? ये प्रधानमंत्री देश के लिए हैं या विदेशी यात्राओं के लिए हैं, या वहाँ जाके अपने मतलब छवि खूब बनाना चाहते हैं? मगर एक महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि जो घर में ठीक नहीं है वो बाहर ठीक नहीं है। और केवल 31% वोट से जीते हुए इंसान अपने आप को महापुरुष समझ लें, और हम भी ये समझ लें कि आपको पूरे देश ने वोट दिया, नहीं दिया, फिर भी आपके 69% लोगों ने नहीं दिया वोट। हमारी जो वोटिंग सिस्टम है उसमें आप जीत गए, तो थोड़ी विनम्रता और थोड़ा सा अपने आप को सोच कर कि भाई हम सबके लिए प्रधानमंत्री हैं, अब केवल एक के लिए नहीं है, वो समझना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गांधी जो हमारे पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री साहब तो केवल आप एक गुट के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। तो मैं कहूँगी आप इस देश में भी हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, तो आप एक गुट के लिए आप नहीं सोच सकते। आप यदि सबके लिए नहीं सोचेंगे तो ये देश वो वही सोचेगा आपके लिए जो सबके लिए सोच चुका है।